हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम एक जनरल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो पिछले कुछ 2 या 4 दिनों से काफ़ी चर्चा में है। आपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी डिस्कशंस देखी होगी, सुनी होगी कि कोवैक्सीन में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके लिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, ताकि आप सब कुछ अच्छे से समझ सकें कि ये सीरम होता क्या है और क्या इसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, कांग्रेस के एक नेशनल कोऑर्डिनेटर है गौरव पांदी। उन्होंने आरटीआई लगाई थी सीरम इंस्टीट्यूट पे, जो भारत बायोटेक जिसने कोवैक्सीन का निर्माण किया है, कि बछड़े के सीरम का इस्तेमाल हुआ है। इस जवाब में कहा गया था भारत बायोटेक के द्वारा कि हाँ, इसमें सीरम का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने इस बात को गलत तरीके से पेश किया और उसको ट्विटर पे पोस्ट कर दिया, इस पोस्ट को, कि अब भाजपा जो है वो बीजेपी ये मान चुकी है कि इसमें बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जो है वो बिल्कुल अलग है। वो सच्चाई क्या है वो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिएगा, सबसे पहले कुछ सवाल है जो आपके मन में जरूर होंगे। क्या वैक्सीन बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। यह एक आम प्रक्रिया है। भारत के तो लगभग सभी वैक्सीन निर्माता इसका इस्तेमाल करते हैं। पोलियो की वैक्सीन जो बहुत आम है, सभी बच्चों को दी जाती है, उसमें भी इस सीरम का यूज होता है। लेकिन किस तरह से होता है वो भी समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से आप ये नहीं कह सकते कि उसमें जो है वो बछड़े के मांस का इस्तेमाल किया जाता है या उसमें बछड़े को जो है वो मारा जाता है। ये बातें जो है वो बिल्कुल गलत है। उसमें सीरम का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए सीरम होता क्या है। सीरम जो है वो एक तरह से एक खून का नमूना होता है जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को जो रोकते हैं। मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये खास प्रकार के अणु होते हैं। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो ये बात जरूर जानते होंगे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। हमारे शरीर में कुछ इस खास तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो रोगों से लड़ने की शक्ति देते हैं। उसी खून के अंदर से उसी नमूने का इस्तेमाल किया जाता है, उन अणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को सीरम कहा जाता है, ठीक है। दरअसल वैक्सीन बनाने में वायरस को कमजोर किया जाता है। इसके लिए बड़ी संख्या में वायरस चाहिए। वैक्सीन कंपनियां बछड़े के सीरम का इस्तेमाल सेल्स को विकसित करने में करती है, ठीक है। ये प्राइमरी प्रोसेस होती है एक वैक्सीन बनाने के लिए, ठीक है। उसमें वायरस को दाखिल किया जाता है, बाद में इन वायरस को कमजोर कर वैक्सीन में इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया होगा आपके। नेक्स्ट देखिए, तो क्या कोवैक्सीन हम अभी लगा रहे हैं उसमें बछड़े का सीरम है? बिल्कुल नहीं है, उसमें बछड़े का सीरम नहीं है। दरअसल बछड़े के सीरम का काम बहुत ही सीमित होता है। उसका काम होता है इन सेल्स को सिर्फ एक्टिवेट करने का। वैक्सीन बनाने से पहले सेल्स जो विकसित होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, डेवलप होते हैं, जिन्हें वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है, इन सेल्स को बनाने में बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन फाइनली जब वैक्सीन तैयार होती है उसमें उसका यूज नहीं होता है। एज इंग्रेडिएंट हम कह सकते हैं कि एज इंग्रेडिएंट उसमें इस्तेमाल नहीं होता है बछड़े के सीरम का। उसका काम होता है सिर्फ कुछ ही समय के लिए, सीमित समय के लिए यूज होता है। वो सिर्फ उन सेल्स को विकसित करने के लिए, कोशिकाओं को विकसित करने के लिए। जब सेल्स विकसित हो जाते हैं, पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं, तो उन्हें प्योरीफाई कर दिया जाता है। इस दौरान सेल्स एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजरते हैं और इसके बाद उनमें बछड़े के सीरम का अंश रहने की कोई संभावना नहीं होती। जब इनकी प्यूरिफिकेशन की जाती है तो बछड़े के सीरम को जो है वो वहां से बिल्कुल अलग कर दिया जाता है ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन, ठीक है। ये एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। दवाइयां बनाने की जो अलग अलग कंपनियां होती है वो बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाओं से होके गुजरती है, प्रोसेस जो होती है वो। और एलोपैथी में ऐसी बहुत सी दवाइयां हैं जिनमें जानवरों के अलग अलग हिस्सों का, अलग अलग कणों का इस्तेमाल किया जाता है।
ये बात जो है वो बिल्कुल जायज़ है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी एलोपैथी दवा होगी, मोस्टली एलोपैथी दवाइयाँ जो है वो ऐसी होती है, एंटीबायोटिक जो होती है वो ऐसी होती है जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी भी एंटीबायोटिक का नाम लिख के सर्च कीजिएगा गूगल पे, आपको पता चलेगा कि उसको बनाने में भी किसी ना किसी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी है जो एल्गी से या प्रोटोजोआ से या बैक्टीरिया के रूपों से तैयार की जाती है और उन्हीं को हम एंटीबायोटिक कहते हैं, जो एक खास तरह से जीव से तैयार की जाती है और वो एक दूसरे प्रजाति के जीव के लिए हानिकारक होती है। तो क्या हम दवाइयाँ खाना छोड़ देंगे, हम टेबलेट्स लेना छोड़ देंगे, क्या हम एंटीबायोटिक लेना छोड़ देंगे? ये बातें जो है वो एक पढ़े लिखे इंसान को शोभा नहीं देती बिल्कुल भी कि इस तरह की अफवाहें हम फैलाएं बिना सोचे समझे। यहाँ मैं राजनीति के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, मुझे किसी भी सरकार से कोई मतलब नहीं है। यहाँ मैं आपको ये बातें सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि समाज में किसी तरह की गलत अफवाह ना फैले। सरकारें आती जाती रहती है, उसका कोई रोल नहीं होता, हमारा देश रहना चाहिए। ये बात जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी, आपने सुनी होगी जरूर। भारत बायोटेक के अनुसार इस वजह से अंतिम प्रोडक्ट यानी कोवैक्सीन में बछड़े का सीरम नहीं रह जाता है। ये भारत बायोटेक ने सफाई दी है, इसको आप भारत बायोटेक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अच्छा तो ये बताइए कि क्या सीरम के लिए बछड़ों की हत्या की जा रही है? ये बात भी सरासर गलत है, बिल्कुल गलत है। नहीं, वैज्ञानिक लंबे समय से गाय के भ्रूण का इस्तेमाल करते रहे हैं। पुराने टाइम में जो वैक्सीन तैयार की जाती थी उनमें भी यूज होता था। पहले इसके लिए गर्भवती गायों को मारा जाता था, लेकिन अब ये प्रक्रिया बदल चुकी है। आप सभी को पता है कि भारत में गौ हत्या जो है वो उस पर कानून बन चुका है, गायों को नहीं मारा जा सकता। इसलिए इससे बचाने के लिए इसमें नवजात बछड़ों का सीरम लिया जाता है। ये एक तरह से एक खून का नमूना होता है सिर्फ, इसके लिए बछड़ों को मारना जरूरी नहीं है, उनकी हत्या करनी जरूरी नहीं है। इसमें उनके ब्लड का सिर्फ सैंपल लिया जाता है, सीरम लिया जाता है। आमतौर पर जन्म के 3 से 10 दिन के भीतर इसको निकाला जाता है। आगे काफ़ी सारी लंबी केमिकल प्रोसेसेस होती है जो मैं आपको बताने बैठूंगा तो शायद हमारा लेक्चर जो है वो 2 से 2.5 घंटे का भी हो सकता है, 4 घंटे भी लग सकते हैं उसमें। वो टेक्निकल एक केमिकल प्रोसेस है, उसको आप रीड कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके। हमारा मेन मकसद ये है कि इस बात को हम गलत साबित करें, ये जो अफवाह फैली हुई है इसको हम गलत साबित करें। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में गौ हत्या प्रतिबंधित है, इस वजह से ज़्यादातर ब्लड सीरम बायोलॉजिकल रिसर्च करने वाली लैब से इंपोर्ट होता है। वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक भारत ने 2019-20 में 2 करोड़ रुपए का सीरम इंपोर्ट किया था। इस साल यह आंकड़ा काफ़ी बढ़ सकता है क्योंकि अप्रैल और जून के बीच यानी करीब 3 महीने में 1.5 करोड़ रुपए का सीरम इंपोर्ट हो चुका है। ज़्यादातर जो ब्लड सीरम है वो इंपोर्ट किया जाता है दूसरे देशों से, बाहर के देशों से, क्योंकि भारत में गौ हत्या प्रतिबंधित है, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिएगा, पिछले 60 साल में वैक्सीन बनाने में जानवरों का इस्तेमाल हो रहा है और इस बात में जो है वो बिल्कुल सच्चाई है। आप गूगल पे ये आसानी से सर्च कर सकते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स मिलेगी आपको जो इनके बारे में पुख्ता जानकारी देगी। घोड़े का इस्तेमाल किया जाता है। बुजुर्गों के इस्तेमाल में आने वाली वैक्सीन और दवाएं बनाने से पहले इन पे आजमाते हैं, इन पे टेस्टिंग की जाती है। गिनी पिग्स होते हैं, उन इबोला वैक्सीन का आपने नाम सुना होगा, उन पे टेस्टिंग हुई थी इसकी, उसका इस्तेमाल किया था वैक्सीन बनाने में। बंदर मनुष्य से पहले इन पर आजमाते हैं ताकि साइड इफेक्ट पे नज़र रखी जा सके कि किस तरह के साइड इफेक्ट्स होते हैं। चूहे, दवा वैक्सीन से शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स को जांचने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। भेड़, म्यूकस मेम्ब्रेन से शरीर में जाने वाले वायरस के खिलाफ दवाओं का टेस्ट होता है भेड़ के ऊपर। सुअर, फिजियोलॉजी और इम्यून सिस्टम इसका इंसानों से मिलता जुलता होता है, इस वजह से इस पे भी टेस्टिंग की जाती है। बछड़े और मवेशी वीरोसेल्स के प्रोडक्शन के लिए सीरम का इस्तेमाल होता है। वीरोसेल्स क्या होती है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अब इस पर सरकार और कंपनी का क्या कहना है?
सोशल मीडिया पर बवाल मचा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत बायोटेक ने स्पष्टीकरण जारी किया। मंत्रालय का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। नवजात बछड़े का सीरम वीरो सेल्स की संख्या बढ़ाने में होता है। वीरो सेल्स को बढ़ाने के लिए दुनिया भर में यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। कोविड ही नहीं बल्कि पोलियो, रेबीज और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी ऐसे ही बनती है, एक कॉमन प्रोसेस होती है ये। इन वीरो सेल्स को पानी, केमिकल्स और अन्य प्रक्रिया से साफ किया जाता है। इससे नवजात बछड़े के सीरम से मुक्त किया जाता है। इसके बाद ही वीरो सेल्स को वायरल ग्रोथ के लिए कोरोना वायरस से इन्फेक्ट किया जाता है। इस वजह से अंतिम प्रोडक्ट में नवजात बछड़े का सीरम नहीं होता, उसका प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है पहले ही, ठीक है। इंग्रेडिएंट के रूप में उसमें इस्तेमाल नहीं होती है, कोवैक्सीन में या किसी भी वैक्सीन में। वैक्सीन के अंतिम प्रोडक्ट में इंग्रेडिएंट के तौर पे इसको बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? जिन चीज़ों से मिलके कंपोजिशन से फाइनली जो वैक्सीन तैयार की जाती है उसमें बछड़े का सीरम इस्तेमाल नहीं होता है, ठीक है। तो क्या सरकार ने सच में यह बात छिपाई थी कि बछड़े का सीरम इस्तेमाल हुआ है? बिल्कुल नहीं। भारत बायोटेक ने प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में ही इस स्टडी की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग इन सब चीज़ों पे आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। हमने इसको व्हाट्सएप पे पढ़ा, आगे फॉरवर्ड कर दिया 10 लोगों को, उन्होंने आगे 15 को कर दिया, ऐसे आगे जो है वो अफवाह ये फैलती रहती है। हम इसको जब पहली बार देखते हैं तब इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते। इसी तरह से वैक्सीन को लेके भी काफ़ी अफवाहें फैलाई गई थी, जिसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अफवाहें फैलने में बहुत कम समय लगता है। पढ़े लिखे होने का आपका यही फ़ायदा है कि आप सबसे पहले इस चीज़ के बारे में एक छोटी सी रिसर्च कीजिए। कोई भी अगर आप चीज़ देखते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये अफवाह हो सकती है, तो उससे पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे सिंपली, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भी आपको बहुत सारे फैक्ट उसके मिल जाएंगे जो इस बात को प्रूव करते हैं कि ये अफवाह सही है या गलत है। हमें बेवजह से ऐसे रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए जिनसे समाज को नुकसान हो। तो ये भी एक तरह से रूमर ही है कि इसमें बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है। ये काफ़ी कॉमन प्रोसेस है, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के जो है वो आजकल लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। लोग राजनीतिक मतलब के लिए इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि इन अफवाहों को समाज में फैलने से रोका जाए, जो कि समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। अब हम टेक्निकली देखते हैं कि ये वीरो सेल्स होती क्या है। देखिएगा, द वैक्सीन इज डेवलप्ड यूजिंग वूल वेरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल्स डिराइव्ड प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। Inactivated vaccines do not replicate and are therefore unlikely to revert and cause pathological effects. जो वैक्सीन डेवलप होती है वो वुल्वेरिन इनएक्टिवेट वीरो सेल्स, ये एक टेक्नोलॉजी है। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कोवैक्सीन को बनाने में, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है? इससे एक डेड या वीकेंड वर्जन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। किसी वायरस के डेड या वीकेंड वर्जन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिवेट की जा सके। ये वर्जन इतना कमज़ोर होता है कि अगर हम इसको एक्टिवेट मोड में भी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो ये हमारे अंदर इलनेस या पैथोलॉजिकल कोई भी बीमारी होगी उसको बढ़ावा नहीं देंगे। इस वैक्सीन बनाने में जिन वायरस का उपयोग किया जाता है वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, वो हमें बीमार नहीं बनाते। वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट सिर्फ इसलिए किए जाते हैं ताकि हमारी एंटीबॉडीज उनकी पहचान कर सके और वो एक्टिवेट हो सके, वो बूस्टअप हो सके ताकि वो बीमारी से हम लड़ सके। उनका काम सिर्फ इतना ही होता है। whole virus vaccines use a weakened or deactivated form of the pathogens that cause a disease to trigger protective immunity to it। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होल वायरस वैक्सीन, जितनी भी वायरस की वैक्सीन होती है वो इसी तरह से इसी सेम प्रोसेस से तैयार की जाती है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ होल वायरस वैक्सीन, 2 टाइप की होती है ये। एक तो वो जिनके अंदर क्या होता है, लाइव अटेंटेड
वैक्सीन का यूज किया जाता है, यानी वीकेंड वर्जन का यूज किया जाता है। इसमें जिस वायरस का यूज किया जाता है वो काफी कमजोर होता है, वो डेड फॉर्म में नहीं होता। ये ग्रो कर सकता है, ग्रोथ कर सकता है, रेप्लिकेशन भी हो सकता है, इसका आरएनए या डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है। वायरस जो होते हैं वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इनमें सेल्स नहीं होते, ये बात भी आप समझ लीजिएगा। इनमें डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, आरएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, वो अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो शरीर को बीमार नहीं करेंगे। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन वो होती है जिसमें वायरस जो होता है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका होता है हीट से, केमिकल से या रेडिएशन से। वो हमारी सेल्स को किसी तरह से इन्फेक्ट नहीं करता, लेकिन वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, जैसे ही हमारी बॉडी में एंटर होगा हमारा इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, उसके प्रति रिस्पॉन्स करेगा, संवेदनशीलता प्रस्तुत करेगा, ताकि वो उस वायरस से लड़ सके, उसको पहचान सके। इस तरह से कोई भी वैक्सीन जो होती है वो काम करती है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी प्रोसेस जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था दोस्तों। अफवाहों को बिल्कुल फैलने से रोके, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। आगे फिर मिलेंगे कुछ नई वीडियोस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सभी लोगों के बीच शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की अफवाहों को फैलने से रोका जा सके।